बिजनेस ओनर्स वो एचआर को बहुत सीरियसली नहीं लेते। सर, तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस होते हैं जब इस फंक्शन को सीरियसली नहीं लिया जाता है? तो आपको इन चैलेंजेस के बारे में पता कैसे चला? जी। तो अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट शब्द ही बड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ। तो इससे जुड़ी हुई कॉस्ट भी मुझे लगती है कहीं लाखों में तो नहीं लग जाएगी। नमस्कार और स्वागत है आपका शिक्षक जी एचआर टॉक्स पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस पॉडकास्ट में हम आपको देते हैं एचआर के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जिससे आपका बिजनेस बन जाता है मजबूत। क्योंकि आपका बिजनेस बनता है लोगों से, और लोगों को जब आप मजबूत करेंगे तो आपका बिजनेस मजबूत होगा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो बिज़नेस ओनर्स को यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और साथ ही हम बताएंगे तरीके कि कैसे वो सॉल्व कर सकें। चलिए, मैं हूं आपका होस्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हमारे एचआर के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर विवेक त्रिवेदी जी। नमस्कार सर। नमस्कार चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को जारी रखने के लिए। और बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को। तो शुरुआत कर सकते हैं सर। तो शुरुआत करते हैं सिंपल और एक बेसिक क्वेश्चन से कि बिजनेस ओनर्स, चाहे वो एमएसएमई ओनर हो, स्टार्टअप फाउंडर हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो, वो एचआर को बहुत सीरियसली नहीं लेते। क्या आप बताएंगे कि क्यों वो क्रिटिकल एस्पेक्ट है उनके बिजनेस के लिए? जी बिल्कुल। मतलब एक धारणा बन गई है कि एचआर एक सपोर्ट फंक्शन बन गया है, एक एचआर सपोर्ट फंक्शन है। मतलब कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा उतना सीरियसली लेता नहीं है इसको, जब तक कि बड़ी कंपनी नहीं बन जाती है। ये जो चीज़ है लोगों को समझानी है कि इसको हम कैसे एक बिजनेस इनेबलर के रूप में लें, ना कि एक सपोर्ट फंक्शन के रूप में लें। और कहते हैं ना कि आप अगर लोगों का ध्यान देंगे, एज रिचर्ड ब्रेंसन मेंशन वेरी क्लियरली कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ द पीपल एंड पीपल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। तो अगर आप लोगों का ध्यान देंगे, लोग आपके बिजनेस का ध्यान देंगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझने वाली है कि एचआर इज नॉट अ सपोर्ट सिस्टम बट इट्स अ बिजनेस इनेबलर, एंड हाउ कैन वी लुक फॉरवर्ड टू गेट अ बेस्ट आउट ऑफ इट। और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं कि मतलब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये एक बिजनेस इनेबलर के रूप में आएगा। जी सर, तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस होते हैं जब इस फंक्शन को सीरियसली नहीं लिया जाता या फिर क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं सोचा जाता कि बिजनेस का? तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत होती है लोगों के आगमन से, जिसको हम बिजनेस की भाषा में या एचआर की भाषा में कहें तो रिक्रूटमेंट कहते हैं। लोगों को या तो सही लोग नहीं मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो वो सही काम नहीं करते हैं, सही काम करते हैं तो सही समय तक रुकते नहीं हैं। दैट वी कॉल इट एज लाइक अट्रीशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी मेजर चैलेंज आ जाता है। पहला चैलेंज है रिक्रूटमेंट का। हर बिजनेस ओनर, हर स्टार्टअप, हर एंटरप्रेन्योर यही समझता है कि ये रिक्रूटमेंट मैं कैसे अच्छे से अच्छा करूं, है ना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, जब हम आते हैं तो ये लगता है ना कि मतलब जब मैं बड़ा बनूंगा तो मैं पॉलिसी के ऊपर जाऊंगा, प्रोसेस सेट करूंगा, सिस्टम सेट करूंगा। तो ये जो चीज़ है पॉलिसीज़ की कमियां, ये दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हमने छोटी छोटी पॉलिसीज़ को भी ले लिया तो एटलीस्ट उससे क्या फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो जाएगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको ये है स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस। कि मतलब आपके जो भी एक मानदेय हैं गवर्नमेंट को, या जो भी टैक्सेस हैं, या जो भी आपके कॉम्प्लायंसेस हैं, ये आपको ज़रूर फुलफिल करने चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपके बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। लोगों के अंदर एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं कि वो कैसे अच्छे से अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे। और
जब आप सही लोगों को लेके आते हैं तो पूरी टीम एक साथ होकर के काम करती है। तो ये चैलेंजेस जो हमने बात किया है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 3 जो मेजर चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है रिक्रूटमेंट का, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो हमने बात की पॉलिसीज का, अब हम पॉलिसी कैसे सेट करें। और तीसरा जो चैलेंज आता है ये आता है आपका कि आपको लगता है कि चलो ठीक है पीएफ ईएसआई बाद में दे देंगे, कम होगा, या अगर हम उसमें से कुछ लोगों का दें कुछ लोगों का नहीं दें, तो ये जो चीज़ें आती हैं ये आपको बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट कर देती हैं। ये जो चीज़ है इसको हमको ध्यान देना है, और इस वजह से हमको ये कोशिश करनी है कि कम से कम हम बिजनेस में इन चीज़ों का ध्यान दें। जी सर, ये आपने बात की चैलेंजेस की, तो मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने लोकल, नेशनल, ग्लोबल हर तरह की कंपनियां देखी होंगी अभी तक जी। और या तो आपने काम किया या फिर उनके लिए कंसल्टेशंस की है आपकी सर्विसेज के थ्रू। तो आपको इन चैलेंजेस के बारे में पता कैसे चला और आप कॉन्क्रीटली कैसे कह सकते हैं कि यही टॉप 3 चैलेंजेस होते हैं? देखिए, मैं इस बात में आपको कनेक्ट करूंगा पिछले पॉडकास्ट में जब आपने बोला था कि पिछले एपिसोड में कि जब आपने बोला था कि किसी भी तरीके के दर्द या मर्ज की ज़रूरत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी हाँ सर। बस उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कहता हूँ कि हमको जब किसी चीज़ का गैप एरिया पता करना होता है तो हम एक ऑडिट करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, अकाउंट्स की ऑडिट होती है, मार्केटिंग की ऑडिट होती है, सेल्स की ऑडिट होती है, तो वैसे ही हम एक एचआर की ऑडिट करते हैं। और एचआर की ऑडिट में हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, काफ़ी नई चीज़ें समझ में आती हैं, और काफ़ी चीज़ें ये लगती है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है, और कहाँ कहाँ पे गैप है। वहीं से ये चीज़ें निकल के आती है कि कहीं रिक्रूटमेंट में गैप है, कहीं पॉलिसीज़ में गैप है, कहीं लोग सही समय पे स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस नहीं कर रहे हैं, उनकी लीव पॉलिसी तक नहीं बनी हुई है। तो ये जो चीज़ें निकल के आती है एचआर ऑडिट से। जी। तो अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट शब्द ही बड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ। तो इससे जुड़ी हुई कॉस्ट भी मुझे लगती है कहीं लाखों में तो नहीं लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना, एकदम सही है कि ये लोगों का भ्रम है कि मतलब लाखों में कॉस्ट जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको शिक्षक जी का एग्जांपल देता हूं कि हम जो है वो तो कुछ हजारों में ही इस चीज़ को करते हैं। एक हमने इनिशिएटिव लिया शिक्षक जी सेवक के नाम से। ये आप कहाँ पे मतलब देखिएगा, ये जो अभी हम लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों तक उसको पहुँचाएं। वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे सो दैट कि लोग उससे जुड़ें और समझें। तो ये जो शिक्षक जी सेवक का इनिशिएटिव है, चैटबॉट है। वाह जी, हमने लोगों के लिए इस चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोग हमारे उस सेवक जी के लिंक पे आएं और अपनी बेसिक्स को वहां पे समझें। और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, कोई चार्ज नहीं देना है। खाली ये हम चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादातर पहुंचे इस चीज़ों को। और उसके बाद जब हम ऑडिट करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड ऑडिट होती है, 3 दिन की ऑडिट होती है, और ये ऑनलाइन ऑडिट होती है। वो हम डेफिनेटली कुछ चार्जेस लेते हैं, बिकॉज कहते हैं ना कि भाई घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है। तो लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादातर कंपनीज, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर बिजनेस ओनर, उनको एक सपोर्ट मिले ताकि वो आगे बढ़ें। हाँ, ये है कि हम यहाँ पे उनको गैप एरिया बता देते हैं। ऑडिट का एक रिपोर्ट मिलती है आपको, और इस ऑडिट की रिपोर्ट में हम 30 इम्प्रूवमेंट एरियाज उनको बताते हैं। सर 30 इम्प्रूवमेंट्स एरिया, यानी आप थोड़ा इसके बारे में जी विस्तार से बताएंगे? अब देखिए क्या है ना कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है कि जैसे मैं अपना चाहता हूँ कि मेरा हेल्थ सही हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं खुद भी कर सकता हूँ। अच्छा। अब सुबह उठ करके घूमना हुआ, उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अपने भोजन को कंट्रोल करना हुआ, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे समय पे सोना, समय पे उठना है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें एचआर में होती हैं। भाई कुछ चीज़ें आप अपने एंड से सुधार सकते हैं। तो हम ये जो 30 पॉइंट का सिस्टम देते हैं इनको, या एक रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप 10 चीज़ें ऐसी मिले आपको जो आप खुद ही कर सकते हैं, विच वी कॉल्ड इट एज अ जीरो कॉस्ट इनिशिएटिव। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना, ये आप खुद भी कर सकते हैं।
पॉलिसीज हैं, जैसे आपको या तो ऑनबोर्डिंग की बात है, चेकलिस्ट की बात है, ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, तो ये आप खुद ही बना सकते हैं भाई। एक अपने 5-6 चीज़ों का एक फ्रेमवर्क बना लिया और यही ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट आपने यूज़ करने लग गए, ज़ीरो कॉस्ट है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये आपके पहले 10 पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद के 10 पॉइंट्स में हम आपको ऐसा बताते हैं कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्ट डाल करके इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्ट के जो 10 पॉइंटर्स हैं वहाँ पे हम बताते हैं कि उसको आप स्केल कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक लर्निंग कैलेंडर बना लेना चाहिए, या एक HR कैलेंडर बना लेना चाहिए, या अगर हम बोले तो एक एनुअल मैन पावर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब ये जो तीनों चीज़ें आती हैं ये सारे हमारे रिपोर्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो हमसे ऑडिट करवाता है उसको ये सारी की सारी चीज़ें हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देते हैं, ताकि वो खुद ब खुद उस चीज़ में जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, आई गेट इट। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा, या फिर ये बोलूँगा कि आप कोई केस स्टडी शेयर कर दीजिए और उस माध्यम से बताइए कि ये पूरा ऑडिट कैसे गया किसी बिज़नेस का, और उसके बाद आपने क्या उनको रिकमेंडेशंस दिए और उन रिकमेंडेशंस से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी आउटकम मिला उन्हें। तो प्लीज़ सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और समझिए कि यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने एक क्लाइंट का, गुजरात के क्लाइंट हैं ये। और हाँ, जब हमने इनके साथ शुरुआत की तो इन्होंने हमको 2-3 मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए। जैसे पहला प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया वो ये बताया कि हमारे यहाँ लोग टिकते नहीं हैं, ओके, छोड़ के चले जाते हैं। हम एक ट्रेनिंग सेंटर बन के रह गए हैं। लोग आते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया हमसे, और बस हमको छोड़ के चले गए। अगले हमारे कॉम्पिटिटर ने 2000-4000 बढ़ा के दे दिया और वो निकल गए। ये जो चीज़ है, ये सबसे पहला स्टेटमेंट था उनका। दूसरा स्टेटमेंट जो इन्होंने बताया वो बोला कि जो काम करते हैं उनका भी मन नहीं लगता काम करने में, फिर उनसे हमको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, और लगातार बोलते सर हमारी पगार बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। ये दूसरा वाला पॉइंट था हमारा। भाई एक लिमिट है उनके पास सैलरी बढ़ाने की, बोले हम सारे की सैलरी तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये हमारे लिए चैलेंज होता है कि भाई किसको खुश रखें, किसको ना खुश रखें। एक की बढ़ाई तो 4 लोग ना खुश हो गए। अब इसका सॉल्यूशन आप हमको कैसे देंगे शिक्षक जी, आप हमको बताइए। ये दूसरा पॉइंट था हमारे पास में। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास में आया वो ये था कि कई बार उनको फाइन भरना पड़ जाता था। गवर्नमेंट ऑफिशियल आते थे, इंस्पेक्टर आ जाते थे कभी कभार, और आकर के फिर वो बोलते थे कि नहीं भाई अभी तो आप, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, भाई बड़े मानित व्यक्ति हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि वो आकर के जब फाइन लेते थे, गवर्नमेंट का तो फाइन भरना ही पड़ता था, साथ ही साथ उनको उनका भी जेब गर्म करना पड़ता था। बड़ा कॉमन सिचुएशन था ये। और अब ये भाई साहब जो गुजरात में थे, इन्होंने हमसे ये बताया कि सर हम 50% लोगों का पीएफ जमा करते हैं और 50% लोगों का पीएफ नहीं जमा करते हैं। ऐसा उनको किसी ने एक सजेशन दे दिया था, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोल दिया था कि भाई इस तरीके से आप अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, ऑडिट से शुरुआत की। और सबसे पहले हमने कहा कि भाई हम तो आपकी ऑडिट करेंगे और पिछले लास्ट 1-2 साल की ऑडिट करेंगे, आपके किस तरीके का डॉक्यूमेंट है, किस तरीके के प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके का सिस्टम है उसका। और आप विश्वास नहीं करेंगे चिराग जी, यहाँ से जो चीज़ें निकल के आई वो ये आई कि हमने 30 पॉइंट के इनपुट उनको दिए, और उसके बाद मतलब उन्होंने क्या किया, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया। डेफिनेटली कुछ समय लगा, 3 से 4 महीने लगे, 6 महीना लगा हमारा। उन्होंने पूरा सपोर्ट भी किया, और हमने जिस तरीके से उनको सजेशन दिया वो उसको फॉलो किए। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ कि उनका रेफरेंस, जो एम्प्लॉय रेफरल था वो बढ़ गया। इसका मतलब लोग उनको छोड़ के जाने से कतराने लग गए। ओके। पहले जो बोलते थे ना 6 महीने में छोड़ के जा रहे हैं, 8 महीने में छोड़ के जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं, अब वो चीज़ें बदल गई। पहली चीज़ हो गई तो उनके यहाँ पे एक रिटेंशन बन गया। दूसरी चीज़ जो थी, यहाँ पे हम बोलते थे ना कि मतलब हर किसी की सैलरी बढ़ाओ, हर किसी का पगार बढ़ाओ। तो यहाँ पे जब हमने उनको एक प्रोसेस मैनेजमेंट, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया, एक KRA KPI सेट कर दिया, एक गोल सेटिंग कर दी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इनके यहाँ पे जो काम करने लगे उनको समझ में आने लगा कि भाई मेरा इवैल्यूएशन इसी पॉइंट पे होगा।
वो अपना, और कहते हैं ना कि तन मन सर्वस्व निछावर करके लग गए उसी काम में। ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो वो जेब गरम करते थे भाई साहब, जो इंस्पेक्टर्स की और इन सब की स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस की, हमने उनको ऐसे ऐसे ऑडिट के थ्रू ऐसे पॉइंट्स बताए कि एटलीस्ट उनका वहाँ से फाइन कम होना शुरू हो गया। तो समझ लीजिए हमारी ऑडिट जो कुछ 9-10 हज़ार की पड़ रही थी, उससे उनके लाखों का फ़ायदा हुआ। तो ये उनका रिजल्ट भी निकल के आ गया और उनको अच्छा भी लग गया। और उसके बाद अब क्या है कि एक तरीके से चीज़ें सेट हो चुकी, सिस्टम बन गया उनका। तो ये फ़ायदा हुआ इनके ऑडिट कराने का। जी सही बात है सर। तो इट्स अ ग्रेट आई वुड से मेक ओवर स्टोरी, या फिर पूरी काया पलट हो गई उनके जी, सिस्टम बिल्कुल की, बिल्कुल बिकॉज दे बिल्कुल। डिड दिस ऑडिट। और ऑडिट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें सारे स्टेप्स, रिकमेंडेशंस और स्टेप्स सारे 1 by 1 चेकलिस्ट बना के लिए। जी तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज बिजनेस ओनर अगर ऐसे स्टेप्स लेंगे तो उनका ही फ़ायदा होगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बोला है कि और आपने भी बताया कि आप खर्च तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय को रिटेन करने से आपकी इनकम बढ़ सकती। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस एपिसोड को जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ऑडिट से पहले और हमारे सेवक जी से मिलने से पहले अगर वो खुद का इलाज, मतलब इंस्टेंटली कुछ रिलीफ चाहते हैं और कुछ चीज़ें कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर फॉर HR एंड टेकिंग सम स्ट्रेटेजिक स्टेप, कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेते हुए, तो आप कुछ स्टेप या सिंपल एक्शन प्लान रेकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल। अब समझिए कि जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की थी, रिक्रूटमेंट, पॉलिसीज, कॉम्प्लायंसेस, इन्हीं को हम एक सॉल्यूशन के फॉर्म में देखें तो समझिए कि अगर आपने अपनी हायरिंग को स्ट्रक्चर हायरिंग कर दी, एक सिस्टमेटिक हायरिंग कर दी कि भाई मेरे को 4 लोग लेने हैं, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, उनका KRA ये है, उनका KPI ये है, तो एक आपकी सिस्टमेटिक हायरिंग हो गई, स्ट्रक्चर हायरिंग हो गई। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि जहाँ पे आपकी हायरिंग से ही लोगों को सपोर्ट मिलना चालू हो गया। और हम ये ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें हायरिंग करने में कि भाई, और दूसरी कमी क्या होती है, ज़्यादातर बिजनेस ओनर क्या देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति कहीं मिलता नहीं है। और हम बोलते हैं कि हमारे पास में लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। फॉर दैट रीज़न द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम कैसे इसको एक स्ट्रक्चर हायरिंग में ला सकते हैं। ये पहला पॉइंट है मेरा, जो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सारे लोग समझें इस चीज़ को कि हमको अपनी हायरिंग को स्ट्रक्चर कैसे करना है। दूसरी चीज़ जब आ जाती है पॉलिसी के बारे में, अब हम क्या सोचते हैं कि पॉलिसी के लिए बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, वकीलों से मिलना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है। एक पेज का आपकी जो पॉलिसी है सफिशिएंट है। ओके, बस आप एक काम करिए, शुरुआत करिए। भाई हमने एक पेज की पॉलिसी बना ली, यहाँ पे लोगों के लीव क्या है, ट्रैवल पॉलिसी क्या है, उनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो क्या है, 9 से 5 है कि 10 से 6 है कि 11 से 7 है, ये हमने लिख करके एक पेज में डाल दिया। ये आपकी बेसिक पॉलिसीज बन गई। और तीसरी पॉइंट जो मैंने बताया ना कि वो भाई साहब जो जेब गरम करते थे या जो फाइन देते थे, उसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉम्प्लायंस चेकलिस्ट बना लेनी है। देखिए क्या है, हर बिजनेस की जो कॉम्प्लायंसेस होते हैं वो अलग होते हैं, कहीं पे लेबर और हर एक स्टेट की भी अलग होते हैं, हर एक लेवल के अलग होते हैं। तो हमको क्या करना है, एक बार ये चेकलिस्ट बना लेनी है। अब चाहे वो किसी के साथ भी मिलकर बनाइए, कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, simplance.co करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मतलब फ्री में भी मिल जाती हैं, समझ आ जाती हैं। लेकिन क्या एक बार आपको चेकलिस्ट बनानी चाहिए, और एक बार जब आपने चेकलिस्ट बना ली तो बस आपको उसको फॉलो करना है। कहते हैं ना वो टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। भाई मेरा मार्च का रिटर्न फाइल हो गया, मेरा अप्रैल का रिटर्न फाइल हो गया, मेरा जून का रिटर्न फाइल हो गया, जुलाई का मैं नहीं कर पाया किन्हीं कारण से, लेकिन अगस्त में मैंने फिर से उसको रिवाइव कर दिया। ये जो आपने चेकलिस्ट बना ली, इससे आपका काम बहुत आसान हो गया। तो ये जो तीनों एक्शन आइटम्स हैं, यहाँ पे अगर हमने किसी ने भी काम कर लिया तो एटलीस्ट हमारा पहला कदम आगे बढ़ जाएगा ना। कहते हैं ना कि मतलब आपका फर्स्ट वर्जन इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे हमको ध्यान देनी है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में हम कैसे इस चीज़ को थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं।
जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर विवेक सर, टोटली आई कैन कनेक्ट कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि सिंपल स्टेप्स लेके आप अपने एचआर के चैलेंजेस को, या जिसे आप कह सकते हैं कि यूनिक चैलेंजेस को आप सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, खुद का इलाज आप कर सकते हैं. इट वाज एब्सोल्युटली इंसाइटफुल, और बहुत ही थॉटफुल चीज़ें आपने आज शेयर की. इवन रिसोर्स भी आपने शेयर किया कि यहाँ पे आप जाके अपनी कॉम्प्लायंस की चेकलिस्ट डाउनलोड करके या खुद से बना के टू डू लिस्ट टाइप की बना के कर सकते हैं. तो आज के एपिसोड से सिंपल सी लर्निंग मिलती है कि आपके लिए एज ए बिज़नेस ओनर एचआर के चैलेंजेस कितने ही यूनिक हों, कोई भी अड़चन आए, कोई भी परेशानी आए, लेकिन आपके लिए इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास ही, एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपके हाथ में ही है. और इसे हम शुरुआत श्री गणेश बोल सकता हूँ कि आप कर सकते हैं और अपने एचआर के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप शिक्षक जी से जुड़ना चाहते हैं तो सेवक जी बॉट रेडी है. नीचे दिए गए लिंक या स्कैन कोड या फिर नंबर पे पिंग करें और इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि कम से कम बजट में अपना एचआर सिस्टम आप कैसे बना सकते हैं. धन्यवाद, जुड़े रहिए, और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो अपनी बिजनेस कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करिए.